हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं भी अच्छा हूँ। माय डियर स्टूडेंट, देखिए ऐसा है कि मैंने आपको ऑरिजिन ऑफ द अर्थ पर अभी तक 2 लेक्चर दिए हैं। आज ये तीसरा लेक्चर है और फिर ऑरिजिन ऑफ द अर्थ पर मैं आपको कोई दूसरा लेक्चर नहीं देने वाला, क्योंकि जैसा कि मैं अक्सर आपसे कहा करता हूँ कि हम कोई पीएचडी वर्क नहीं कर रहे हैं, कोई रिसर्च नहीं कर रहे हैं। हम एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और उससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, उससे कम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आज का लेक्चर जो है वो कॉलेज के स्टूडेंट्स और सिविल सर्विसेज के जो मेंस का एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान देंगे। पहले एक सिंपल से वर्ड्स में आपको मैं समझाऊं कि ऑरिजिन ऑफ द अर्थ पर मैंने 15 विद्वानों के हाइपोथेसिस दिए थे। उनको 3 डायमेंशनल तरीके से मैंने आपको कहा था कि उनको आप समझें। उन्होंने लॉ को कब पोस्टुलेट किया, वो कहाँ के रहने वाले थे, उनका हाइपोथेसिस का नाम क्या था। उसको समझाने के बाद मैंने जो अत्याधुनिक लॉ है, अत्याधुनिक हाइपोथेसिस है, बिग बैंग थ्योरी, उस पर हमने सेकंड लेक्चर दिया था। आज तीसरा और महत्वपूर्ण लेक्चर दे रहा हूँ। उसके बाद कोई भी ऐसे हाइपोथेसिस को पढ़ने की ज़रूरत मैं नहीं समझता हूँ कि कोई महत्वपूर्ण कदम होगा। तो आज टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जीन्स एंड जेफरे आपको मैं बता रहा हूँ। पहले एक सिंपल लैंग्वेज में, फिर उसके बाद मैं आपको एक थ्योरी छोटा सा दूंगा, उसकी विवेचना करूंगा, उसकी आपत्तियां समझाऊंगा और फिर ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सन है, उसके बिल्कुल पास में तो नहीं, लेकिन हाँ स्टार जो है इन्फानाइट से पास आता है और ये सन को दिखता है और इसके ग्रेविटेशनल पावर में आता है। जब सन इस स्टार के ग्रेविटेशनल पावर के अंतर्गत आता है तो इसमें एक भूचाल सा उत्पन्न होता है, एक टाइड सा उत्पन्न होता है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। जब यह स्टार और पास आता है सन के तो ये टाइड और भी बड़ा हो जाता है। सन के और पास आता है तो टाइड बिकेम लार्जर, टाइड और बड़ा हो जाता है। जब अपनी गति से स्टार सन से और दूर जाने लगता है तो ये टाइडल पार्ट जो था, जो यहाँ पर आपको जुटा हुआ दिख रहा है, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टूट जाता है, अपार्ट हो जाता है और ये तेज़ी से स्टार की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन स्टार में इतनी गति होती है कि ये बेचारा टाइडल पार्ट जो स्टार के पास आना चाह रहा था वो स्टार के पास नहीं आ पाया और ये सन के ही ग्रेविटेशनल पावर में रह गया और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग ये सन के चारों ओर चक्कर काटने लगा। यहाँ पर इस फिगर में आप स्टार को नहीं देख रहे हैं, मतलब स्टार ये वापस फिर से इन्फानाइट पे चला गया है। ना ये सन को दिख रहा है और ना ये डिसइंटीग्रेटेड पार्ट या ज्वारीय पार्ट या ये सिगार जैसे दिखने वाले पार्ट को दिख रहा है। इसके बाद क्या हुआ, मैं इस सिगार पार्ट को बड़ा करके दिखलाया है मैंने, और ये ग्रेविटेशनल पावर की वजह से, सन के ग्रेविटेशनल पावर की वजह से ये इसकी एक्सिस में, अपनी एक्सिस में सन के चारों ओर चक्कर काटने लगा। मैंने कोशिश की है कि जैसा इसका आकार है, आकार के अनुसार मैंने यहाँ पर जुपिटर को शो किया है, उससे जस्ट छोटे शनि को यहाँ पर शो किया है, सैटर्न को, पृथ्वी ये है, मंगल है, वेनस है, मर्क्यूरी है, यूरेनस है। तो इस तरह से
हमने फिगर बनाने की कोशिश की है। सेम यही परिकल्पना के आधार पर या परिकल्पना के अकॉर्डिंग ये जो प्लैनेट्स की उत्पत्ति हुई है, उसी प्लैनेट पर फिर से प्लैनेट्स ने सन में ज्वारीय शक्ति उत्पन्न की और इसकी वजह से यही प्लैनेट्स टूट करके फिर से उपग्रहों की उत्पत्ति करता है। तो चलिए दोस्तों, अब इन्हीं को आप एक थ्योरी में कि आप लिखेंगे कैसे, इसको आप समझ लें। तो जीन्स एंड जेफ्रे की ज्वारीय परिकल्पना अर्थात टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जीन्स एंड जेफ्रे को मैं थोड़ा थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जो कि कॉलेज के स्टूडेंट्स और जो थ्योरी का एग्जामिनेशन मेंस का एग्जामिनेशन देंगे सिविल सर्विसेज में, उनको काफ़ी ये मदद करने वाला है और टू दी पॉइंट है, आप इसको समझेंगे। ज्वारीय सिद्धांत पर आधारित यह परिकल्पना जीन्स द्वारा 1919 में प्रस्तुत की गई है, जिसे हैरोल्ड जेफरेस ने 1926 में संशोधित किया। सूर्य से कई गुना बड़ा तारा किसी कारणवश सूर्य के निकट आ गया। इस विशाल तारे को गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभावाधीन सूर्य से एक ज्वार उठा। ज्यों-ज्यों यह विशाल तारा सूर्य के निकट आता गया, त्यों-त्यों ज्वार का आकार भी बढ़ता गया। जब यह तारा सूर्य के बहुत निकट आ गया तो ज्वारीय भाग का पदार्थ सूर्य से अलग हो गया। सूर्य से अलग हुए इस पदार्थ पर एक ओर से सूर्य तथा दूसरी ओर से विशाल तारा के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ा, जिससे इसने एक सिगार का रूप धारण कर लिया। फिगर में स्पष्ट है जो आपने देखा यहाँ पर, सिगार का रूप धारण कर लिया, अर्थात यह बीच में मोटा तथा किनारों पर संकरा हो गया। तारे के दूर जाने पर तारे की आकर्षण शक्ति कम हो गई और यह ज्वारीय पदार्थ तारे के पीछे अधिक दूरी तक नहीं जा सका। सूर्य से दूर होने के कारण यह सूर्य में भी वापस न जा सका। आकर्षण सिद्धांत के अनुसार यह ज्वारीय पदार्थ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने लगा। सिगार के अंदर एक पदार्थ तीव्रता से ठंडा हुआ और इसमें कई गांठें बन गई। ये गांठें बाद में ग्रह के रूप में परिवर्तित हो गईं। फिगर में देखिएगा, ग्रहों में पदार्थ पर सूर्य के आकर्षण का प्रभाव पड़ा और उनमें ज्वार उत्पन्न हो गए। ग्रहों के इस ज्वारीय पदार्थ से उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। तो हमने विवेचना क्या किया, सूर्य के समीप आने वाले सितारों को गुरुत्वाकर्षण शक्ति से सूर्य पर जो ज्वार उत्पन्न हुआ उसने सिगार का रूप धारण कर लिया, जो बीच में मोटा और दोनों किनारों पर पतला था। अतः सौर मंडल के बीच काले ग्रह बड़े तथा किनारों पर स्थित ग्रह छोटे होने चाहिए। ग्रहों की वर्तमान व्यवस्था लगभग इसी प्रकार की है। बड़े ग्रहों के उपग्रहों की संख्या अधिक तथा छोटे ग्रहों के उपग्रहों की संख्या कम है, जो इस परिकल्पना के अनुसार है। उपग्रहों का क्रम भी लगभग ग्रहों के क्रम के समान ही है, अर्थात उपग्रहों का आकार बीच में बड़ा तथा किनारों पर छोटा है। सभी ग्रहों में एक जैसा पदार्थ पाया जाता है, क्योंकि इन सभी की उत्पत्ति सूर्य से अलग हुए ज्वारीय पदार्थ से हुई है। इस परिकल्पना में पृथ्वी को द्रव अवस्था में स्वीकार किया गया है, जो आधुनिक विचारधारा के अनुकूल है। ये था विवेचना हमारा, लेकिन आपत्तियां भी इस पर कम नहीं हुई हैं। आपत्तियों में हम कह सकते हैं कि अंतरिक्ष में तारों के बीच इतनी अधिक दूरियां हैं कि किसी भी तारे की सूर्य के निकट आकर उसमें ज्वार उत्पन्न करने की संभावना बिल्कुल नहीं है। सूर्य के धरातल पर ज्वार तभी उठ सकता है जब सूर्य के आंतरिक भाग का तापमान कई लाख डिग्री सेल्सियस हो। ऐसी अवस्था में ज्वारीय पदार्थ ग्रहों के रूप में घनीभूत होने के बजाय आकाश में फैल जाएगा।
मंगल ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा अधिक दूरी पर है और इस परिकल्पना के अनुसार इसे पृथ्वी से बड़ा होना चाहिए, जबकि वास्तव में मंगल पृथ्वी से छोटा है। ग्रहों में अधिक कोणीय संवेग है जो इस परिकल्पना के अनुकूल नहीं है। जिस तारे के कारण सूरज में ज्वार उत्पन्न हुआ उसका बाद में क्या हुआ, इस प्रश्न का उत्तर इस परिकल्पना में नहीं दिया गया है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप इस परिकल्पना को बेहतरीन तरीके से समझ गए हैं। ये लिखित एग्जामिनेशन में और ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन आपके होंगे, इनमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है। आप इसको ध्यान से 2-4 बार पढ़ें और इसको बिल्कुल अपना बना लें। धन्यवाद।